1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी और मुस्लिम लीग के संग मिलकर जब ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर की योजना बना रहे थे, उस समय इंडिया में 562 राजसी रियासतें थीं। इन रियासतों के पास 3 रास्ते थे। पहला, इंडिया में मिलना, दूसरा पाकिस्तान में मिलना और तीसरा स्वतंत्र रहना। इन रियासतों को भारत में मिलाने के काम को वल्लभ भाई पटेल ने जिस बखूबी से किया, उसके बारे में सभी जानते हैं। सबसे आखिर में कश्मीर की बारी आई थी और इसी क्रम में पटेल नेहरू की किसी बात से बहुत दुखी हो गए थे। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों डोमिनियन सरकार से त्यागपत्र देने को राजी हो गए थे। आखिर क्या था वो मामला? क्या ऐसे कई और भी विषय थे जहां जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के विचार एक मत नहीं थे? नेहरू और पटेल दोनों आईएनसी के बड़े नेता थे। दोनों देश की बेहतरी चाहते थे। हाँ, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं और ऐसे में विचारों में भेद बहुत आम बात है। जब वल्लभ भाई पटेल रियासतों को भारत में मिलाने में व्यस्त थे, उसी समय एन गोपालास्वामी अयंगर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने शामिल किया। आपको बता दें कि अयंगर आर्टिकल 370 के चीफ ड्राफ्टर थे और कश्मीर मुद्दे को यूएन में जिस प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्तुत किया था, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के क्रम में अयंगर ने बिना पटेल से सलाह लिए 150 गाड़ियों की मांग की थी। उस समय पुष्कर में हालात को संभालने के लिए नेहरू ने बिना पटेल से विचार विमर्श किए अयंगर को वहां भेज दिया था, जिसको लेकर पटेल खासे नाराज थे और उसी क्रम में उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था और पूछा था कि क्या नेहरू को उनके काम पर भरोसा नहीं रहा। बात इतनी बढ़ गई थी कि नेहरू और पटेल दोनों सरकार से इस्तीफा देने पर उतारू हो गए थे। खैर, बाद में मोहनदास करमचंद गांधी के बीच बचाव से ये मामला सुलझा लिया गया। कश्मीर को भारत में मिलाने के क्रम में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। ऐसे में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की राय थी कि कश्मीर मुद्दे को यूएन ले जाया जाए। पटेल इससे सहमत नहीं थे। जब पटेल हैदराबाद को भारत में मिलाने में व्यस्त हुए तो नेहरू ने पटेल की इसी व्यस्तता का हवाला देते हुए मुद्दे को यूएन के समक्ष पेश कर दिया। बाद में जब पटेल से इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जब सब कुछ हो ही गया है तो अब इस पर बात करके कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 पर भी नेहरू और पटेल एक मत नहीं थे। पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा होनी थी तब नेहरू यूएन में थे और पेपर पर उनके हस्ताक्षर पहले से थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में विलय को लेकर असमंजस में थे और समय निकलता जा रहा था। उधर पाकिस्तान के 5000 अफरीदी कबीलों ने 300 सैन्य ट्रक के साथ 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि इस सेना को पाकिस्तानी सैनिकों का भी समर्थन था। 24 अक्टूबर को ये खबर दिल्ली पहुंच गई। ऐसे में कश्मीर के पास कोई चारा नहीं था सिवाय एक्सेशन पेपर पर साइन करने के। शुरू में नेहरू राजा की मदद के लिए राजी नहीं थे। नेहरू की राय थी कि राजा पहले शेख अब्दुल्ला के साथ अपने गतिरोध को दूर कर ले। 26 अक्टूबर की मीटिंग में शेख अब्दुल्ला के सहयोगी बख्शी गुलाम मोहम्मद भी थे। उसी मीटिंग में पटेल कहते हैं कि बिना समय बर्बाद किए हमें राजा की मदद करनी चाहिए और फिर पटेल ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। ये युद्ध कब खत्म हो, इस पर भी नेहरू और पटेल एक मत नहीं थे। चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट पटेल की बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अगर कश्मीर मुद्दे पर सारे निर्णय मेरे हाथ में होते तो भारत पाकिस्तान के साथ पूरी लड़ाई होती और ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। जनरल एसपी थरोट अपनी किताब में लिखते हैं कि भारतीय सेना आक्रमणकारियों को पूरी तरह से खदेड़ने में सफल होती अगर प्रधानमंत्री नेहरू सीज फायर की घोषणा करके हमें रोकते नहीं। जाहिर है उन पर माउंटबेटन का बहुत दबाव था। बाद में जून 1949 में खुद पटेल भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से इसी बात का जिक्र भी करते हैं, जहां नेहरू ने सेना को बारामूला से दोमेल नहीं बढ़ने दिया था और सेना को पूंछ की तरफ बढ़ा दिया था। दोमेल अब पाकिस्तान के कब्जे में है। वहां की रेनबो लेक बहुत ही खूबसूरत है।
जूनागढ़ के एक्सेशन में भी कई उतार चढ़ाव देखे गए। अगर आप जूनागढ़ के मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि पाकिस्तान की जमीन इसके आसपास भी नहीं है। वेरावल को जूनागढ़ का पोर्ट कहा जाता है और यहां से कराची पोर्ट करीब 482 किलोमीटर दूर है। 1941 की जनगणना के अनुसार वहां 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी। इस सब के बाद भी जूनागढ़ के नवाब महाबत खान रसूल खान जी ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ एक्सेशन पेपर पर साइन करने की घोषणा कर दी थी और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। दोनों काम चुपके चुपके हुए थे। मामला यही नहीं रुका। नवाब अपने राज्य, अपनी जनता, एक बेगम और बहुत सारे कुत्तों को छोड़कर चुपचाप भाग गया था। ऐसे में जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू ने जनमत संग्रह का सुझाव दिया, लेकिन पटेल इससे सहमत नहीं थे क्योंकि नवाब देश छोड़कर भाग चुका था। लेकिन आखिर में नेहरू के सुझाव अनुसार जनमत संग्रह करवाया गया। जूनागढ़ के 1,90,870 वोटरों ने भारत और 91 वोटरों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया और इसी तरह जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। जूनागढ़ को भारत में मिलाने के बाद पटेल सोमनाथ मंदिर देखने गए। मंदिर की जीर्ण अवस्था को देखकर उन्होंने उसके पुनः निर्माण की घोषणा की। इस काम का जिम्मा के.एम. मुंशी को दिया गया। नेहरू इससे खुश नहीं थे और मंदिर के पुनः निर्माण को हिंदू रिवाइवलिज्म का नाम दे दिया गया। मंदिर के पुनः निर्माण की आधारशिला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी, जबकि नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। बाद में मंदिर का निर्माण भी हो गया और फिर समय आया उसके उद्घाटन का। इस मौके पर भी राजेंद्र प्रसाद को ही जाना था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका भी विरोध किया। खैर, नेहरू की सलाह को दरकिनार करते हुए राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मुंशी ने इस घटना का जिक्र अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार कहा जाता है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का इस मौके पर दिया गया करीब 2.25 मिनट का भाषण AIR द्वारा प्रसारित नहीं किया गया था। महामहिम जाम साहब, पूज्य पुजारियों, देवी और सज्जनों, प्रायः 8 वर्षों के बाद मुझे ये एक बार और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ आकर दर्शन कर सका। ये स्थान अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है और बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियाँ आती गईं, यह हमेशा पुनर्जीवित होता रहा और अपने गौरव को आज तक हमेशा बनाए रहा है। और ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई और महामहिम जाम साहब की अध्यक्षता में इस स्थान का एक प्रकार से फिर से पुनर्जीवन किया गया है। मुझे ये आशा है कि ये कीर्ति उसी तरह से अनंत काल तक चलती रहेगी जिस तरह से इस स्थान की कीर्ति और महत्ता आज तक वर्तमान रही है। यहाँ आकर केवल एक ही साध रहनी चाहिए और वो ये कि ईश्वर के पद में प्रेम हो और यहाँ से ये आशीर्वाद मिले कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। यही प्रार्थना है, यही वंदना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। कमाल की बात तो यह है कि राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के उद्घाटन भाषण में उस समय के जाम साहब, दिग्विजय जी और स्वर्गीय पटेल का तो जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू को इससे साफ दूर कर दिया। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से गोडसे को जोड़कर देखा गया। उस समय संस्था पर बैन लगा दिया और उनके नेता MS गोलवरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में विस्तृत जांच के बाद 1949 में संस्था पर से बैन हटा दिया गया और गोलवरकर को रिहा भी कर दिया गया। इस मुद्दे पर भी नेहरू और पटेल एक मत नहीं थे। पटेल ने साफ किया कि RSS इस घटना से जुड़ी हुई नहीं है।
इससे पहले पटेल के आग्रह पर अक्टूबर 1947 में आरएसएस के नेता गोलवरकर कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत के साथ एक्सेशन पेपर पर साइन करने के लिए मनाने भी गए थे। हैदराबाद का निजाम मीर ओस्मान अली खां भारत के साथ एक्सेशन पेपर साइन नहीं करना चाह रहा था। इस्लामिस्ट मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का चरमपंथी नेता सैयद कासिम राजवी की शह पर निजाम ऐसा सोच रहा था। निजाम ने रेगुलर एक्सेशन पेपर की जगह स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन की मांग रखी थी, जिसे पटेल ने ठुकरा दिया था। नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को वचन दिया था कि भारत के साथ एक्सेशन पेपर पर साइन करने के लिए हैदराबाद पर जोर नहीं डाला जाएगा और इसके लिए सेना की मदद भी नहीं ली जाएगी। नवंबर 1947 में भारत के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यानी यथास्थिति समझौते पर साइन करके हैदराबाद ने समय ले लिया था और इसी बीच विदेशों से सैन्य खरीदारी में भी लग गया था। निजाम को यह भी उम्मीद थी कि भारत से युद्ध में पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना से उसके अच्छे संबंध थे। उधर कासिम राजवी लगातार लोगों को धर्म के नाम पर उकसा रहा था। करीब 10,000 कांग्रेसी नेताओं को भी निजाम ने जेल में डाल दिया था। राजवी की आतंकी सेना, जिसे रजाकर्स कहते थे, उसने हैदराबाद में सुरक्षा घेरा बना लिया था, जिसमें कई 100 लोगों की जानें गईं। निजाम से बातचीत के लिए गए भारतीय दल को भी रजाकर्स ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। इस सबसे परेशान पटेल ने नेहरू से अलग राह लेते हुए सेना को हैदराबाद के पास मोर्चा लगाने के लिए भेज दिया। इसी बीच 11 सितंबर 1948 को बीमारी से ग्रस्त जिन्ना की मौत हो गई। 13 सितंबर 1948 को सेना को आगे भेजते हुए पटेल ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कर दी और 108 घंटे के अंदर ही निजाम को भारत के आगे झुकना पड़ा। एयरपोर्ट पर पटेल का स्वागत करते हाथ जोड़े निजाम की फोटो बहुत से लोगों ने देखी होगी। बाद में पटेल ने कहा कि हैदराबाद के हिंदू अब स्वतंत्र हैं और भारत के पेट से एक बड़े ट्यूमर को हटा दिया गया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींची गई तो इसके साथ चल और अचल संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। देश चलाने के लिए भारत को 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, जिसके 20 करोड़ एडवांस में दे दिए गए थे। सभी रजवाड़ों को बिना किसी आपसी लड़ाई के मिलाने के बाद 55 करोड़ की दूसरी और आखिरी किश्त देनी थी। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में सेना भेजने की वजह से वल्लभ भाई पटेल नाराज थे और ये किस्त वो देने को राजी नहीं थे। कैबिनेट में भी इसी बात को लेकर राय बनी थी, लेकिन माउंटबेटन ऐसा नहीं चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी भी माउंटबेटन की बात से सहमत थे। आखिर में पटेल को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को 55 करोड़ भेज दिए गए। 1948 में आईएनसी प्रेसिडेंट पद के 2 दावेदार थे, पटाभी सीतारमैया और पुरुषोत्तम दास टंडन। मोहनदास करमचंद गांधी ने पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि नाम दिया था। टंडन की छवि एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर की थी। हिंदी भाषा का उत्थान, गौरक्षा और अनेक हिंदू कार्यों में टंडन सक्रिय भागीदारी निभाते थे और उन्हें वल्लभ भाई पटेल के ज्यादा करीब माना जाता था। यही वजह थी कि नेहरू की पसंद टंडन से ज्यादा सीतारमैया थे। खैर, उस साल सीतारमैया ही आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन 1950 में टंडन आईएनसी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जबकि उस वर्ष नेहरू ने जे.बी. कृपलानी का समर्थन किया था। इस हार के बाद कृपलानी ने आईएनसी छोड़ एक अलग पार्टी बना ली और अपना अलग रास्ता चुन लिया। 26 जनवरी 1950 में जब भारत एक गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ, तब राष्ट्रपति पद को लेकर 2 नाम सामने आए, एक राजेंद्र प्रसाद और दूसरा सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी की तुलना में राजेंद्र प्रसाद ज्यादा हिंदू नेशनलिस्ट थे और यही वजह थी कि नेहरू उन्हें पसंद नहीं करते थे। पटेल की पसंद स्वाभाविक रूप से राजेंद्र प्रसाद थे और वही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। बाद में राजगोपालाचारी और नेहरू में भी बहुत मतभेद पैदा हुए और आईएनसी से अलग होकर उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। इस कड़ी में आखिरी मुद्दा विदेश नीति से जुड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है, जो चीन को अपना परम मित्र मानते थे। वल्लभ भाई पटेल ठीक इसके विपरीत थे। पटेल को चीन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था।
पटेल ये भी मानते थे कि तिब्बत की समस्या का समाधान बातचीत के जरिए चीन नहीं सुलझा पाएगा। अपने आखिरी पत्र में चीन के बारे में पटेल कहते हैं कि चीन हमें अपना मित्र नहीं मानता और यूएन के स्थायी सदस्य के रूप में नेहरू द्वारा चीन के समर्थन के पटेल बिल्कुल खिलाफ थे। इस मामले में पटेल के विचार ज्यादा सत्य के करीब थे, जो बाद के वर्षों में ज्यादा साफ हो गए। अफसोस यह है कि पटेल आजादी के बाद बहुत ज्यादा समय तक देश को अपनी सेवाएं नहीं दे पाए और 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। इस तरह भारत ने अपना एक कीमती सपूत बहुत जल्द खो दिया।